आज हम कक्षा 10 की अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे समरूपता किसे कहते हैं, सर्वांग समता किसे कहते हैं, थेल्स प्रमेय जिसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय किसे कहते हैं। ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है जैसे समरूपता किसे कहते हैं, ये एक नंबर में पूछ सकता है आपसे, या फिर आपसे पूछ सकता है सर्वांग समता किसे कहते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि थेल्स प्रमेय क्या होती है, किसे कहते हैं, एक नंबर में। या फिर ये नाम दे देगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय किसे कहते हैं। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा इनकी परिभाषा तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो है, ये वाला आप देख रहे हो, ये इस अध्याय का पहला वीडियो है होने वाला है। इसके बाद अपन इस पूरी अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपने को बेसिक आना चाहिए कि समरूपता किसे कहते हैं, सर्वांग समता किसे कहते हैं, थेल्स प्रमेय क्या होती है। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, और आज इसी के साथ अपन प्रश्नावली 6.1 भी पूरी खत्म कर लेंगे। आपको अपना आप क्वेश्चन के आंसर बताओगे। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे समरूपता समरूपता किसे कहते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको पहले इसको समझाऊंगा और फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन। ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे समरूपता बता रहा हूँ, तो एक एग्जाम्पल से उदाहरण से लेता हूँ। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया है, ये त्रिभुज है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी। और एक त्रिभुज और बनाया मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। अब देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है। ये क्या है, छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है। अब देखो, ये है कोण ए, ये कोण पी। ठीक है। कोण बी, कोण क्यू, कोण सी और कोण आर। अब आपको ध्यान रखना है, देखो ये ए है और ये पी है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है। ठीक है। ठीक है, ये और ये, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे। जैसे ये बी है और ये भी क्यू है, देखो एक ही तरफ है, ये भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ है ना। देखो, बी और क्यू, कोण ए और बी ऊपर ऊपर है, तो इन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, संगत कोण। बी और क्यू ये भी संगत हो जाएंगे, और सी और आर भी क्या हो जाएंगे, संगत। ठीक है। अब जैसे मैंने मान लिख दिया यहाँ पे, इसको मैंने एक कोण ए का मान है 50, इसका 60 है, और ये मान लो 70। देखो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है। तो कोण ए और कोण पी दोनों बराबर है, तो जो कोण दोनों बराबर होंगे उनको संगत कोण बोलेंगे। कोण 60 और कोण ये भी 60 है, देखो बी भी कोण 60 है और क्यू भी कोण 60 है, तो ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है। सी देखो, कोण सी 70 डिग्री है, कोण आर भी कितना है, 70 डिग्री है, तो ये संगत हो गए। अब आप समझ जाओ संगत क्या है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, तो ये संगत कोण हो गए। कोण ए और कोण बी क्या हो गए, संगत। बी और क्यू दोनों 60-60 डिग्री के, तो ये भी क्या हो गए, संगत। सी और आर ये 70, ये भी 70, तो ये क्या होगा, संगत कोण। ठीक है। तो अब आगे देखो, तो मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये बड़ा त्रिभुज है, इसका ये कोण इसके ये कोण के बराबर है, तो ये दोनों संगत कोण है। ये वाला कोण दोनों बराबर है, संगत कोण है। ये वाला और ये वाला दोनों कोण बराबर है, संगत कोण है। ठीक है। अब आगे समझना, ये ए बी भुजा है, इसको मान लिया मैंने 2 सेंटीमीटर। बी सी भुजा को माना मैंने 3 सेंटीमीटर, और ए सी भुजा को माना मैंने 4 सेंटीमीटर। ठीक है। मैंने लिख दिया कि ए बी की जो लंबाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और ए सी की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। पी क्यू पी क्यू की लंबाई मान ली मैंने 4 सेंटीमीटर, क्यू आर की मान ली मैंने 6 सेंटीमीटर, और पी क्यू की मान ली मैंने 8 सेंटीमीटर। अब देखो, समरूपता क्या होती है वो समझना। समरूपता होती है अपनी, कोई भी ऐसे त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज या कोई से भी बहुभुज जिनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो। दोनों त्रिभुज में जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है।
देखो समरूपता क्या होती है, अच्छे समझना, कोई से भी दो त्रिभुज या दो बहुभुज जिनके संगत कोण तो होने चाहिए बराबर, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी भुजाओं का अनुपात, ठीक है, उनकी जो भुजाएं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए, मतलब उन भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए उनकी भुजाएं, भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में। तो देखो यहाँ पे समझना, देखो कोण तो दोनों बराबर है, देखो ये संगत कोण बराबर है, ये ऊपर वाला संगत कोण बराबर है, ये वाला ये और ये संगत कोण बराबर है। अब इनकी भुजाएं देखो, ये वाली भुजा, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों क्या है, देखो इसका अनुपात क्या है, ए बी और पी क्यू, ठीक है, और ए बी और पी क्यू का अनुपात कितना गया, ए बी का मान है 2, और ए बी का देखो ए बी से बी तक का मान कितना है 2, और पी क्यू का मान कितना है 4। तो इसको काटेंगे, तो देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया, ठीक है। ऐसे देखो ए सी का अनुपात ए सी, और इधर संगत भुजा क्या हो जाएगी पी आर, तो ये पी आर, तो ए सी का मान कितना है 4, और पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है 8, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। और ऐसे ही इधर नीचे बताता हूँ, ऐसे अपने देखो बी सी बटे क्यू आर, तो बी सी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, मैंने ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को 3 से भाग दे दिया। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू का अनुपात भी कितना आ रहा है 1/2, ए सी अपॉन पी आर का मान भी 1/2, और बी सी अपॉन क्यू आर का मान भी कितना आ रहा है 1/2। तो इनकी भुजाएं जो है वो क्या है, एक ही अनुपात में है, और इनके संगत कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, समरूप। अब यदि आपको ऐसे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे समझो एक एक आपके पास दो सिक्के हैं, एक तो है आपके पास 1 रुपये का है, एक 5 रुपये का है, ठीक है। तो देखो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, पर आकृति देखो उनकी गोली है, तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो एक और एग्जांपल आप अच्छे समझो, तो देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे समझना, जैसे यहाँ पे मैंने ये 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का, ठीक है, और मैंने इधर लिखा 5 रुपये का सिक्का, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा छोटा होगा, 5 रुपये का बड़ा मान लो, है ना, 5 रुपये का है थोड़ा बड़ा, पर देखो ये दोनों गोल है, तो ये क्या होंगे, हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, समरूप, ठीक है। अब ऐसे समझो, एक मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का, एक हाथ में तो है मेरे 1 रुपये का सिक्का, और दूसरे हाथ में भी मेरे पास 1 रुपये का सिक्का, ठीक है। तो देखो ये भी 1 रुपये का सिक्का, ये भी 1 रुपये का सिक्का, तो दोनों एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे। तो 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का बिल्कुल ये दोनों एक जैसे होंगे, ये दोनों, तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम, सर्वांग सम होंगे, मतलब बिल्कुल एक जैसे, कहीं से भी ना, तो उनकी भुजाएं भी एकदम सेम होनी चाहिए, और उनके कोण भी एकदम सेम होने चाहिए, तो वो तो होते हैं सर्वांग समता, सर्वांग सम होंगे वो दोनों। और यदि ये 1 रुपये का सिक्का एक गोल है, ये 5 रुपये का सिक्का ये भी गोल है, पर ये छोटे मोटे होंगे, थोड़े छोटा, एक ये छोटा हो सकता है या ये छोटा हो सकता है, तो मतलब एक छोटा एक बड़ा है, पर ये आकृति उनकी गोली है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने, समरूप, समरूप। जैसे और एग्जांपल समझो, तो जैसे देखो मैंने एक छोटा सा व्रत बनाया और एक बड़ा व्रत बनाया मैंने, ठीक है। तो जैसे है ना, ये छोटा व्रत है और ये बड़ा व्रत है, तो ये दोनों क्या होंगे मुझे बताओ, ये दोनों होंगे समरूप, समरूप। और एक मैंने बनाया 5 रुपये का सिक्का, ये 5 रुपये का सिक्का है, और एक और मेरे पास दूसरे हाथ में भी है 5 रुपये का सिक्का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, सर्वांग सम। तो बस इतना सा ध्यान रखो आप, बिल्कुल एक जैसी चीज़ें, बिल्कुल सेम, जैसे 1 रुपये का सिक्का 1 रुपये का सिक्का, तो दोनों तो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और मैंने बोला एक हाथ में तो मेरे 1 रुपये का सिक्का है, दूसरे हाथ में मेरे 2 रुपये का सिक्का है, तो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आई होप आपको
सर्वांग सम और समरूपता में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब इनकी दोनों की परिभाषा लिख लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो दोनों की परिभाषाएं लिखते हैं। तो देखो, अब आपको एग्जाम में लिख के आना है इस तरीके से। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं समरूपता। ठीक है, समरूप बोल दो या समरूपता बोल दो, है ना। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ। तो कोई भी दो त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज या बहुभुज, बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो व उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, समरूपता क्या होती है, कोई भी दो त्रिभुज या बहुभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण तो बराबर होने चाहिए। संगत कोण तो क्या होने चाहिए, बराबर। ठीक है, और उनकी जो भुजाएं हैं, उनकी जो संगत भुजाएं हैं, उनकी संगत भुजाएं वो क्या होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए, एक ही अनुपात में। तो संगत कोण तो होने चाहिए बिल्कुल। तो समरूपता में बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उनके संगत कोण तो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको समरूपता में। तो समरूपता का यदि मैं आपको उदाहरण दूँ, तो एक उदाहरण में आप लिख सकते हो। उदाहरण में जैसे सभी व्रत, जैसे मैंने एक छोटा सा व्रत बना दिया जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मैंने बड़ा व्रत बना दिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो देखो, ये भी गोल है, ये भी गोल है, पर ये छोटा है और ये बड़ा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे जैसे एक एक 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का, और एक 2 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का। ठीक है, रुपये का सिक्का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, समरूप, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूप। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे त्रिभुज हो गए, समबाहु त्रिभुज हो गए, एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा बना दो उसको, उनमें कोण तो समान होने चाहिए, पर उसके जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो जैसे और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक मैंने छोटा त्रिभुज बनाया, ठीक है, एक मैंने बड़ा त्रिभुज बना दिया। अब समबाहु त्रिभुज मतलब ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण 60-60 डिग्री, ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी कितने का, 60 का। पर देखो, इसमें भुजा 2 सेंटीमीटर, ये भी दो, ये भी दो, इसमें चार 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 ऐसे मान ली मैंने। तो देखो, संगत कोण तो क्या है, बराबर है, और भुजाएं क्या है, एक ही अनुपात में। ये 2 है तो ये 4 होगी, तो इसका अनुपात 1/2 हो जाएगा। इस नीचे वाले का भी अनुपात 1/2 और इसका भी अनुपात 1/2। तो समरूपता में ध्यान रखना आपको कि जो संगत कोण है वो तो बराबर होने चाहिए और उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सर्वांग समता पे चलते अपन। समरूपता तो अपनों ने अच्छे से समझ ली है, अब सर्वांग समता, सर्वांग सर्वांग समता। ठीक है, अब देखो, मैंने समरूपता में आपको बताया था, समरूपता में ध्यान रखना, समरूपता में मैंने आपको बताया था कोई भी दो त्रिभुज या दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हो, तो वो क्या होंगे, समरूप। पर सर्वांग समता कुछ अलग होती है। सर्वांग समता क्या होती है, ठीक है, सर्वांग समता में ध्यान रखना, कोई भी दो त्रिभुज हो सकते हैं या बहुभुज, बहुभुज, कोई भी दो त्रिभुज या बहुभुज सर्वांग सम तभी
होंगे जब उनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो कोई भी दो त्रिभुज या बहुभुज हो सकते हैं, वो तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे अनुपात की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बोला गया है कि उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने एक रुपये का सिक्का लिया, 1 रुपये का सिक्का एक हाथ में तो है मेरे 1 रुपये का सिक्का और दूसरे हाथ में है मेरे 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का। अब देखो, आप ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे, ना तो इनकी लंबाई कम होगी, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल सेम। जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं ना, बिल्कुल सेम, कुछ भी अंतर नहीं है, तो वो कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, वो सर्वांग सम होते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, एक 5 रुपये का सिक्का और दूसरे हाथ में भी मेरे 5 रुपये का सिक्का है, दोनों हाथ में 5 रुपये का सिक्का है, तो दोनों जो 5 रुपये के सिक्के हैं ना, वो क्या होंगे, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम में क्या होता है, बिल्कुल एक जैसे, उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने त्रिभुज लिया, जैसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया ये, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, ये है इसका 50 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का और ये है 70 डिग्री का। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर, ये ABC मान लो। और ये एक और मैंने लिया त्रिभुज PQR। ठीक है, ये है 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये है 70 डिग्री। ठीक है, ये है अपना 5 सेंटीमीटर, ये 7 और ये सॉरी ये 6 और ये 7। तो देखो, ये कोण और ये कोण, ये 50 का, ये 50 का, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत। ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत। ये 70, ये भी 70, तो संगत कोण क्या है, बराबर है। अब देखो संगत भुजाएं, तो ये वाली भुजा 5, ये वाली भुजा भी क्या है 5, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, संगत होगी। ये वाली भुजा 6, ये वाली भुजा भी क्या है 6, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर है, संगत होगी। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों साथ साथ है, तो ये क्या है, बराबर है, संगत होगी। तो देखो, उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। तो वो कोण क्या होंगे, वो जो त्रिभुज या बहुभुज है वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे वो। तो ये जो दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे अपने, सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है, और सर्वांग, अब जैसे ये इसको लिखते कैसे हैं, तो जैसे त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन होता है, ये ABC, और त्रिभुज PQR, और सर्वांग समता का चिन्ह होता है ऐसे, ऐसे बना के और ऐसे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिखते हैं सर्वांग समता। तो यदि ऐसा लिखा गया है कहीं पे भी आपको, तो इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, सर्वांग सम है। आई होप आपको समझ में आ गया आपका। ठीक है, तो अपनों ने समरूपता, सर्वांग समता दोनों की परिभाषा अच्छे से समझ ली, इसके उदाहरण अच्छे से समझ लिए। अब अपन चलते हैं थेल्स प्रमेय पे। तो एक बार और मैं आपको दोनों की परिभाषा बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना। सर्वांग समता में तो बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम, बिल्कुल सेम होंगे। जबकि समरूपता में क्या होगा कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, पर उनके कोण तो क्या होंगे, बराबर होंगे, और उनकी जो भुजाएं, संगत कोण तो क्या होंगे, बराबर, और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। जैसे आप समझ सकते हो कि 1 रुपये का सिक्का और एक 5 रुपये का सिक्का, या एक 1 रुपये का सिक्का या एक 2 रुपये का सिक्का, या फिर और ऐसे समझ सकते हो आप, एक 10 रुपये का नोट, एक 10 रुपये का नोट और एक 500 रुपये का नोट है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, एक 20 रुपये का नोट, एक 1000 रुपये का नोट या 2000 रुपये का नोट। तो उनमें क्या होंगे, कोण तो बराबर होंगे, पर उनकी भुजाएं क्या होगी, बड़ी छोटी होगी, मतलब एक ही अनुपात में होगी। तो आप इस तरीके से भी, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये आपको 1-2 नंबर में पूछ सकता है ये परिभाषाएं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब अपन, मैं आपको प्रश्नावली 6.1 समझाऊंगा, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनको करने में। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होती है, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो,
थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। इसका दूसरा नाम है आधारभूत, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, प्रमेय। तो इसका दूसरा नाम है। तो आपको या तो ऐसे बोल देगा वो कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं बताइए, उदाहरण देके समझाइए, या फिर आपको ऐसे बोल देगा कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय किसे कहते हैं समझाइए, ठीक है। तो दोनों, तो ध्यान रखना ये प्रमेय कुछ नहीं है, बस ये समरूप, जो समरूपता की परिभाषा लिखी है ना उन्होंने, वही है ये, और कुछ भी नहीं है। तो इसकी परिभाषा ऐसी होती है, देखो समझ लेना, दो समान कोणिक, कोणिक मैं आपको पूरा एकदम अच्छे से समझाऊंगा ना, पूरा वीडियो देखना है बस, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। दो समान कोणिक त्रिभुजों, त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, सदैव समान रहता है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं थेल्स प्रमेय, या फिर इसी को अपन दूसरा नाम है इसका आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। अब देखो यही तो अपनों ने पढ़ा है अभी, समरूपता में यही तो पढ़ा है अपनों ने, ठीक है। इसमें क्या बोला है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में, दो समान कोणिक, समान मतलब बराबर, कोणिक मतलब जिनके कोण क्या हो, बराबर हो, तो दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव समान होता है। तो ये प्रमेय क्या बोल रही है अपनों को कि यदि कोई भी दो त्रिभुज है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, कोई भी दो त्रिभुज है, जैसे मैंने ये बना दिया, ये एक त्रिभुज है, इसको नाम दे दिया ABC, और एक त्रिभुज बड़ा बना लिया मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने PQR। अब देखो ये मैंने मान लिया 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। तो ये बोल रहा है कि दो समान कोणिक, समान कोण वाले त्रिभुज, जैसे ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये 60 का, ये भी 60 का, तो दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं जो होती है ना, संगत भुजाएं, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों एक ही तरफ है, इसके भी इधर, ये इसके, तो इसका और इसका अनुपात, और इसका और इसका अनुपात, और इसका और इसका अनुपात, वो क्या होता है, बराबर। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो समान कोणिक त्रिभुज दे रखे है अपनों को, तो उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं, जैसे इसकी, इस त्रिभुज की ABC की संगत भुजा AB बटा इस PQR त्रिभुज की PQ बराबर होती है AC बटे, अब AC के AC लिखा मैंने, तो इधर क्या लिखूँगा, बटे में PQ, सॉरी PR बराबर BC बटे QR। तो ये अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ये अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अपनों को दो कोई भी समान कोणिक त्रिभुज दे रखे हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव समान रहता है। इसी को अपन थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 60-60 डिग्री कोण लिए, तो जरूरी नहीं है कि 60 ही हो, ऐसे भी ले सकते हैं अपन, देखो जैसे ये लिया मैंने 50 का, ये 70 का, ये 60 का ले लिया, ठीक है। इधर भी जैसे ये बड़ा त्रिभुज बना दिया मैंने थोड़ा, ठीक है, ये मैंने 50, ये 70 और ये 60, इसको नाम दे दो XYZ, और ये हो जाएगा PQR। तो देखो ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, देखो यहाँ थोड़ा सा इसको समझ ले रहा, ये दो त्रिभुज है, ये वाला कोण 50, ये भी 50, तो ये दोनों संगत कोण हो गए, ये और ये 70 है दोनों, तो ये भी संगत कोण हो गए, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो संगत कोण हो गए, ठीक है। तो इनकी संगत भुजाएं, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या हो जाएगी, संगत, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों संगत, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों संगत। तो संगत दो समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहाँ लिखूंगा मैं XY, ये XY बटे PQ बराबर किसकी होगी, XZ, ये XZ, तो ये हो जाएगी
पी आर बटे पी आर बराबर हो जाएगी वाई जेड बटे क्यू आर। ठीक है, तो ये थेल्स प्रमेय है और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अपन आते हैं प्रश्नावली 6.1 पर। ठीक है, तो ये मैंने बुक निकाल रही है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा बुक की मदद लेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे आते हैं अपन, ये जैसे ये क्वेश्चन रहा है प्रश्नावली 6.1 का ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है सभी व्रत होते हैं। देखो प्रश्नावली 6.1 कोष्टक में दिए गए शब्दों में सभी शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, रिक्त स्थानों को अपनों को बताना है कि इनकी जगह क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे सभी व्रत होते हैं, तो सर्वांग सम होंगे या समरूप होंगे वो बताना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक पेज की मदद लेके आपको समझाता हूँ। देखो आपने क्वेश्चन तो आप समझ गए, क्वेश्चन क्या है, सभी व्रत होते हैं। अब देखो आप खुद ही बताओगे, मैं तो आपको बस समझाऊंगा, आप खुद इसका आंसर बताओगे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा पेज यहाँ पे रफ पेज लिया है। थोड़ा सा मैं आपको, क्वेश्चन आपने देख ही लिया है तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो ये प्रश्नावली 6.1 का ये क्वेश्चन है, सभी व्रत होते हैं सर्वांग सम होंगे या समरूप होंगे। अब आपको इसका आंसर खुद को देना है, मैं इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अब ये क्वेश्चन था अपना, सभी व्रत होते हैं, है ना। अब देखो एक मैंने व्रत बनाया, सभी व्रत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखो मैंने एक छोटा व्रत बनाया और एक मैंने बड़ा व्रत बनाया, एक मैंने इससे भी बड़ा व्रत बना दिया और ऐसे ही बड़ा 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 बड़ा, आप समझ सकते हो मैं बड़े से बड़ा व्रत बना रहा हूँ। तो क्या ये वाला व्रत और ये वाला व्रत दोनों एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल एक जैसे हैं क्या? नहीं, ये तो छोटा है, बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है। तो ये क्या होंगे? समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। तो ये जितने भी व्रत हैं ये क्या होंगे? सारे के सारे समरूप होंगे। इनका रूप क्या होगा? एक जैसा होगा। पर ये सर्वांग सम होंगे क्या? नहीं होंगे। सर्वांग सम में क्या होता है? बिल्कुल एक जैसे, जैसे 1 रुपये का सिक्का, एक हाथ में मेरे 1 रुपये का सिक्का, दूसरे हाथ में मेरे 1 रुपये का सिक्का, तो वो क्या होंगे? वो होंगे अपने सर्वांग सम। और एक एक हाथ में 1 रुपये का सिक्का है, दूसरा हाथ में 5 रुपये का सिक्का है, तो वो गोल तो है पर उनके आकार क्या है? छोटे बड़े हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे? समरूप होंगे। तो सभी व्रत कैसे होंगे? सभी व्रत मतलब कोई सा भी दे दे व्रत, छोटा बड़ा कुछ भी, तो वो क्या होंगे? समरूप होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले का आंसर, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपको, तो यहाँ पे क्या करना है? सभी व्रत होते हैं, तो कैसे होते हैं सभी व्रत? समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप। ठीक है, अब अपना अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया अपन, अगला वाला क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे समझना। अब देखो ये क्वेश्चन है पहले का सेकंड, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। अब देखो वापस समझा रहा हूँ मैं आपको, वापस पेज की मदद ले रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है ना चीज़ों के लिए। तो वापस देखो यही है, वापस वही है ना। तो देखो सभी क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं। अब वर्ग क्या होता है? तो देखो वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर हो। तो मैंने एक छोटा सा वर्ग बनाया, फिर एक मैंने बड़ा वर्ग बनाया थोड़ा सा, ठीक है, और मैंने और इससे भी बड़ा वर्ग बना दिया एक, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको वर्ग बोलते हैं अपन। ठीक है, ये देखो ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो क्या बिल्कुल एक जैसे हैं? क्या है? नहीं। आप बोलोगे ये देखो इसमें भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 90 90 90, ये भी 90, ये भी 90 90 90, तो कोण तो समान है पर इनकी संगत भुजाएं क्या है? एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में। तो ये सभी जो वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। देखो इसमें आकार बड़ा होता जा रहा है, मतलब इनकी जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में आएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सभी जो वर्ग होते हैं वो भी क्या होंगे? सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। आई होप आपको अच्छे से अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समद्विबाहु होते हैं या समबाहु त्रिभुज होते हैं? ठीक है, तो अपनों को बताना है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से? समद्विबाहु होते हैं या समबाहु? तो ध्यान रखना। अब देखो
यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ और आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपना थर्ड वाला, फर्स्ट का थर्ड। ये क्वेश्चन है सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं, और ऑप्शन में दे रखा है समद्विबाहु, बाहु, और दूसरा दे रखा है अपने को समबाहु। ठीक है, अब देखो समझना है यहाँ पे, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे समरूप दे दिया। अब समरूप बताना है कौन से होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं या समबाहु। तो देखो मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, ये समबाहु त्रिभुज बना दिया मैंने। समबाहु का मतलब देखो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों कोण और उनकी संगत भुजाएं बराबर हो। मतलब जैसे ये कोण 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 का। जैसे ये भुजाएं दो, तो ये भी दो, ये भी दो। तो ये क्या हो गया अपना समबाहु त्रिभुज। तो देखो ये एक छोटा त्रिभुज है समबाहु। अब मैंने एक बड़ा त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ठीक है। और ये भुजा मान लो 10, 10, और ये भी 10। तो देखो संगत भुजाओं का अनुपात देखो, इसमें सभी कोण तो बराबर आ गए, ये छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, ठीक है, सभी, ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा है। अब इसमें कोण तो सभी समान है। अब अपनों देखना है संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखो ये वाली भुजा कितनी है, 2, तो 2/, ये वाली भुजा का अनुपात 10, ठीक है। ऐसे ही ये वाली भुजा 2, और ये वाली भुजा 10, 2/10। ऐसे ये वाली भुजा 2, और ये वाली भुजा 10। तो देखो ये सभी क्या आ रहे हैं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, एक ही अनुपात आ रहा है। तो ध्यान रखना सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। आप अब देखो अपनों ने पहला, दूसरा, तीसरा तो कर लिया है, अब चौथा करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, चौथे में बताया गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, संगत कोण तो क्या होने चाहिए, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो देखो चौथा तो बिल्कुल आसान है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण तो होने चाहिए बराबर, और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको परिभाषा बताई है। तो देखो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं। और ये अपनों ने कर ही लिया है। और पहला वाला सभी व्रत कैसे होते हैं, तो व्रत सारे सारे व्रत कैसे होते हैं, समरूप, पहला वाला। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से अपनों का कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो देखो पहला, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने को। तो समरूप आकृति में अपन उदाहरण बता सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे देखो समरूप आकृति में अपन बोल सकते हैं जो समबाहु त्रिभुज है ना, कोई से भी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो, देखो इसमें आप लिख सकते हो समरूप आकृतियों के उदाहरण में आप लिख सकते हो कौन कौन से, सभी व्रत समरूप होते हैं। आप उसके चित्र बना सकते हो, मैंने आपको बताया है। समरूप आकृति के उदाहरण में आप लिख सकते हो सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब आप पूछा है, अब दूसरे वाले में देखो ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो देखो इसके मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दी, सभी वर्ग, सभी वृत्त और सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो उसके उदाहरण में आप देखो, एक आप इसमें आप बोल सकते हो कि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज दोनों समरूप नहीं होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। एक वर्ग और एक वृत्त समरूप नहीं होते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो क्या लिखोगे, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज समरूप नहीं होते हैं, एक वर्ग और एक वृत्त समरूप नहीं होते हैं, और बहुत सारी, एक त्रिभुज ले लो और एक शंकु ले लो, समरूप नहीं, तो बहुत सारे हैं। तो आप इसमें कोई से भी लिख सकते हो, है ना। एक आप ऐसे लिख सकते हो, और ठीक है, एक आप लिख सकते हो, एक
एक 1 रुपये का सिक्का और एक 5 रुपये का नोट समरूप नहीं होते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप। जैसे मैं नोट बोला, मैंने ध्यान रखना, एक 1 रुपये का सिक्का, सिक्का तो गोल होता है, नोट क्या होता है, चौकोर होता है, 4 कोने होते हैं ना, तो वो भी समरूप नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके भी 2-3 उदाहरण बता दिए, इसके भी उदाहरण, बस उदाहरण लिखना है इसके ना। तो इसे वापस रिपीट कर रहा हूँ। समरूप आकृतियाँ कौन सी है, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बता दिया। इसमें आपको मैंने बताया कि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज समरूप नहीं होता है, पहली लाइन। दूसरे में मैंने बताया आपको कि एक वर्ग और एक चतुर्भुज समरूप नहीं होते हैं, एक त्रिभुज और एक शंकु समरूप नहीं होते हैं। और आप देख सकते हो कि एक 1 रुपये का सिक्का और एक 5 रुपये का नोट समरूप नहीं होते हैं, एक 5 रुपये का सिक्का और एक 500 रुपये का नोट समरूप नहीं होते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बताए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब देखो समरूप की कंडीशन, समरूप की परिभाषा क्या है, तो आप मुझे खुद बताओगे समरूप की परिभाषा। मैंने आपको अच्छे समझाया, समरूप क्या होते हैं, जिनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। समरूप कोई भी दो त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, कोई से भी दो आकृतियाँ समरूप कब होगी, जब उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये कोण और ये कोण दोनों बराबर नहीं है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 से ज़्यादा का है। ये वाला कोण दोनों बराबर नहीं है, ये वाला कोण बराबर नहीं है, ये वाला कोण बराबर नहीं है। तो ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोण एस कोण पी के, सॉरी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखना, आप समझना। ठीक है, ये दोनों समरूप क्यों नहीं है, क्योंकि कोण एस बराबर नहीं है कोण डी के। ठीक है, ऐसे अपन लिख सकते हैं, कोण पी बराबर नहीं है कोण पी, ये कोण पी है, कोण ए के बराबर नहीं है। ऐसे अपन लिख सकते हैं, कोण क्यू बराबर नहीं है कोण बी के, ये कोण क्यू बराबर नहीं है कोण बी के। इस वजह से ये समरूप नहीं है। क्योंकि समरूपता की, अब यहाँ पे ये लिख के आप समरूपता की परिभाषा लिख सकते हो कि कोई भी त्रिभुज, कोई भी चतुर्भुज, कोई भी बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो इसकी संगत भुजाएं तो एक ही अनुपात में, देखो ये 3, ये 1.5 है, इसका दुगुना करोगे 3 आ जाएगा। तो ये तो 1.5 का दुगुना 3, 1.5 का दुगुना 3, 1.5 का दुगुना 3। तो संगत भुजाएं तो क्या है, समान अनुपात में, पर इनके संगत कोण बराबर नहीं है। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर नहीं है, ये कोण बराबर नहीं है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं है। तो ध्यान रख लेना, लास्ट एंड फाइनल, समरूपता, समरूपता में यही होता है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या गलती हो रही है कि यहाँ पे संगत कोण बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं है। तो देखो ये प्रश्नावली 6.1 अपनी पूरी खत्म होगी। ये मैंने समरूपता किसे कहते हैं, सर्वांग समता किसे कहते हैं, और थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे समझाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगली प्रश्नावली के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।